हेलो स्टूडेंट्स। हम पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं पिछली कुछ वीडियो से, जिसमें हमें पता है कि आर्टिकल 12 से 35 तक है और अभी तक के हमने वीडियोस में आर्टिकल 32 तक कवर कर लिया है, जिसके बाद हमने रिट्स भी जो थी पांचों तरीके की वो रिट्स भी कर लिए हैं। अब हमारे 3 आर्टिकल रह गए, आर्टिकल 33, 34 और 35, जो कि पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में। आज हम उनको अब देखते हैं कि उसमें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 की अब हम बात करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 33 में क्या कहते हैं। कहते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की पावर है किस चीज के लिए, टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर सर्टेन फोर्सेस। जब आपने वर्ड फोर्सेस पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे फोर्सेस की बात कर रहे हैं। उन फोर्सेस में आर्म्ड फोर्सेस भी हो सकती हैं, उनमें वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हो सकती हैं। ये सब हम अभी देखते हैं। तो क्या कहते हैं, पहले कहते हैं कि पावर है पार्लियामेंट की टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर सर्टेन फोर्सेस। पार्लियामेंट बाय लॉ जो है वो डिटरमिन कर सकता है टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट किस किस पे एप्लीकेबल होंगे, कि पार्लियामेंट बाय लॉ ये डिटरमिन कर सकता है कि फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में गारंटीड है, फंडामेंटल राइट्स आर्म्ड फोर्सेस के लिए या और फोर्सेस के लिए जो कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रही हैं, कोई ब्यूरो है, कोई इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है, या कोई ऐसा भी पर्सन है जो कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स लगा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एयर किसी फोर्स के लिए, किसी ब्यूरो के लिए, तो उनके राइट्स को किस एक्सटेंट तक रिस्ट्रिक्ट करना है या एब्रोगेट करना है, ताकि ये फोर्सेस प्रॉपर डिस्चार्ज कर सके अपनी ड्यूटीज का और उनमें मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन भी रहे। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है। कहते हैं कि पार्लियामेंट, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट बाय लॉ जो है ये डिटरमिन कर सकता है कि इन सबके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट किया जा सकता है। किन किन के, आर्म्ड फोर्सेस के, ऐसी कोई और जैसे इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ जाएंगी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ एंड सो ऑन। इसी तरह से कोई, अब हमारा रॉ है, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो उनको उनके जो उनमें जो मेंबर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स, अब वो अगर हमें कहें हमें तो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और वो बाहर जाके बता दें कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट हो सकता है, राइट। या वो ये कहें कि हमें तो राइट टू फॉर्म यूनियन है, तो जनरली हमने देखा है कि उसमें यूनियन फॉर्म करने का सबको राइट नहीं होता है, तो वो ये कहें कि हम तो जो काम नहीं करेंगे, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी का क्या होगा, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले तब कहें कि नहीं जी हम तो नहीं कर रहे। तो ये इसीलिए फोर्सेस के जो राइट्स हैं, वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और पार्लियामेंट ही कर सकता है। याद रखना है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। और पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल के तहत एक्ट्स भी बनाए हैं, जैसे कि आर्मी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957। इसमें एक ये भी हुआ था और कई बार पार्लियामेंट में उठाया भी गया, क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, कि जैसे मुस्लिम्स हैं उनको 5 टाइम की अपनी नमाज पढ़नी होती है, तो ऑफिस आवर्स में रूल बनाया गया कि ऑफिस आवर्स में वो अपनी प्रेयर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें ये भी हुआ कि मतलब उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो हो रहा है, बट किसी और भी रिलीजन को जब ये नहीं दिया गया है तो उनको भी नहीं दिया जाएगा। और पर्टिकुलरली इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को हक है कि वो उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये चीजें, इस तरह से बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट आपको याद रखना है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि फोर्सेस के जो राइट्स हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकता है। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है। फोर्सेस का मतलब सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ही नहीं है। फोर्सेस में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ जाएंगी, इवन इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारी कंट्री की हैं वो भी आ जाएंगी, और इवन वो लोग भी आ जाएंगे जो इन इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोई टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं या इस तरह की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन उनके भी राइट्स इसमें एब्रोगेट या रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या कहते हैं, इसमें भी क्या कहते हैं कि राइट्स जो है लिमिट कर सकते हैं कब, जब मार्शियल लॉ हो इन फोर्स। मार्शियल लॉ का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी मिलिट्री रूल हो गया एक तरह से, ठीक है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होगी, अब चलेगी मिलिट्री रूल हो गया। मार्शियल लॉ जब फोर्स में किसी भी एरिया में, तब किस तरह की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी राइट्स, वो उसकी बात करता है। सिंपल सी एक बात करते हैं, और इसमें भी कौन कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। बाय लॉ इंडेमनीफाई कर सकता है किसी पर्सन को जो कि यूनियन या स्टेट की सर्विस में उस समय, या किसी और भी पर्सन को, जरूरी है कि सिर्फ वो स्टेट या यूनियन की सर्विस में हो, किसी और भी पर्सन को, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। जहां पे भी मार्शल लॉ फोर्स में था,
या फिर वैलिडेट कर दे कोई सेंटेंस जो कि पास की थी, पनिशमेंट जो कि इन्फ्लिक्ट की थी, कोई फोरफीचर हुआ था या कोई भी एक्ट। सबसे पहले वर्ड है इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब क्या आप देख लीजिए। इंडेमनीफाई का मतलब है प्रोटेक्ट्स या इम्यूनिटी ग्रांट कर देना उन ऑफिशियल्स को या इवन सिविलियंस को भी जो उन्होंने एक्शंस किए उस समय जब मार्शल लॉ फोर्स में था, चाहे वो एक्शंस ने फंडामेंटल राइट्स भी वॉयलेट किए। तो यानी कि पार्लियामेंट जो है ऐसे लोगों को जो सर्विस में है यूनियन की, स्टेट की या कोई और भी, उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको इम्यूनिटी ग्रांट कर सकता है उन सब एक्ट्स के लिए जो उन्होंने किए हैं जो मार्शल लॉ इन्फोर्स था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बाय लॉ ही कर सकता है। दूसरा, वैलिडेशन कर सकता है, यानी कि वैलिडेट कर सकता है कोई भी लॉ अगर उस समय जो पास किया है, कोई भी लॉ जो उस समय उन्होंने कोई भी सेंटेंस जो उस समय पास किया, कोई पनिशमेंट इनफेक्ट, अब सपोज करो किसी के घर में जाके वो कर लिया, उन्होंने चेक कर लिया, ठीक है, तो कोई कह सकता है कि हमारा तो फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो गए, ठीक है, तो नहीं, तो पार्लियामेंट जो है बाय लॉ उसको वैलिडेट कर सकता है इस तरह की चीजों को, रेट्रोस्पेक्टिवली भी कर सकता है उन एक्शंस के लिए। तो बेसिकली जब मार्शल लॉ इन फोर्स है तो आपको कुछ नहीं आप कर सकते, एक तरह से सारे सिटीजन्स के ही राइट्स जो होते हैं वो एब्रोगेट हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 33 में क्या था, फोर्सेस के लिए था, ठीक है। आर्टिकल 34 में कब है, जब मार्शल लॉ इन प्लेस है, और जहां पे मार्शल लॉ होगा उसी जगह में ही होगा ये, ठीक है। जब मार्शल लॉ इन प्लेस है तो ऐसे लोग, उन सभी लोगों को इंडेमनीफाई किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इम्यूनिटी दी जा सकती है जो यूनियन की या स्टेट की सर्विस में है या कोई और भी इंसान, उन सभी एक्ट्स के लिए जो उसने लॉ मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए किया है। किसी को पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया, ठीक है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भी नहीं, हमारे तो फंडामेंटल राइट्स आपने छीन लिए हैं। इसी तरह, लेकिन सिर्फ तब होगा जब ये मार्शल लॉ इन फोर्स है। नेशनल इमरजेंसी की आपने पहले भी बात हमने की है। अब दोनों में फर्क क्या है देख लेते हैं, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 में। अभी हमने क्या बताया कि आर्टिकल 33 में फोर्सेस की बात होती है, आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ की बात होती है। अब हम दोनों में एक तरह से डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। देखिए डिफरेंस क्या है, ये स्पेसिफिक फोर्सेस के लिए करता है, डिसिप्लिन और सिक्योरिटी के लिए। ये सभी सिटीजन्स के 34 में सभी सिटीजन्स जो उस एरिया में रहते हैं जहां मार्शल लॉ लगा है, जहां मार्शल लॉ लगा है उस एरिया के सभी सिटीजन्स के राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसमें सिर्फ फोर्सेस के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्म्ड फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऐसे लोग जो उनको टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह भी दे रहे हैं उनमें भी, और ये सिर्फ एरियाज अंडर मार्शल लॉ वालों में लगेगा। ये नॉर्मल टाइम में भी वर्क करता है। आर्म्ड फोर्सेस पे जो लॉज उनके हमने फंडामेंटल लॉज रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं वो हर समय के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि आपको गर्मियों की छुट्टियां हुई तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको पूरे दे दिए गए कि हाँ आप गर्मियों की छुट्टियों में घर जा रहे हैं, चलो ठीक है, फिर अब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, आप सब कुछ बता सकते हो, ठीक है, नो। इसी तरह से इसमें क्या होता है, सिर्फ जब मार्शल लॉ इन्फोर्स होता है, ये प्रिवेंटिव है, ठीक है, ताकि हमारे देश की सिक्योरिटी को थ्रेटन ना हो, डिसिप्लिन रहे फोर्सेस में, लॉ एंड उनका जो प्रॉपर ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। जबकि ये क्या है, रिएक्टिव है। लॉ एंड ऑर्डर जब ब्रेक डाउन हो जाता है तभी मार्शल लॉ लगता है, ठीक है। उसी की वजह से सिटीजन्स के उस एरिया में जहां पे मार्शल लॉ लगा है उस एरिया के सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं, 32 में क्या है, फोर्सेस के लिए है, उनके राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। 34 में क्या है, जब मार्शल लॉ लगा है तब रिस्ट्रिक्ट। इतना ही आपको याद रखना है, 32 में फोर्सेस के लिए, 33 में फोर्सेस के लिए, 34 में मार्शल लॉ के लिए। अब बात करते हैं 35 की, जो पार्ट 3 का लास्ट लॉ है। इसमें क्या कहते हैं, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि कुछ लॉज बना सकती है, सिर्फ पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। क्या क्या, कुछ तो उसमें आपने आर्टिकल्स में खुद पढ़ा है। आर्टिकल 16(3) अगर आपको याद होगा, 16(2) में कहा गया था कि जो जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी तो किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, वन ऑफ दी, उसमें जो क्लॉज था कि रेजिडेंस के बेसिस पे भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, जेंडर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उसमें रेजिडेंस भी था। लेकिन 16(3) में इमीडिएटली बात ये लिख दिया गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स किसी भी जॉब्स के लिए कर सकता है, इंक्लूडिंग चाहे वो स्टेट की क्यों ना हो। तो वो जो पावर है रेजिडेंस को एक क्राइटेरिया बनाने की 16(3) में, और वो 16(3) में इटसेल्फ ही लिखा है, ठीक है। ये आप चाहे वापस जाके देख लीजिएगा उस वीडियो में, 16(3) इटसेल्फ में लिखा है कि पार्लियामेंट के पास होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों ना हो। फिर आर्टिकल 32(3) में आपको याद होगा, हमने 32(3) अभी पढ़ा था 2 वीडियो पहले, उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स हैं, ठीक है, रिट्स को
इशू करने की। पार्लियामेंट बाय लॉ वो किसी और कोर्ट को भी दे सकता है, उसमें ऑफ कोर्स हाई कोर्ट की बात नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट का तो ऑलरेडी 226 में है। तो पार्लियामेंट जो है किसी और कोर्ट को किसी और कोर्ट को वो पावर्स दे सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो वो पावर भी एक्सक्लूसिवली किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, और कोई किसी के पास नहीं। फिर आर्टिकल 33 और 34 अभी हमने पढ़ा, जो पढ़ा हमने फोर्सेज वाला, ठीक है। फोर्सेज के लिए भी जो एक्ट है हमने क्लियरली उसमें लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ। इसमें भी क्या लिखा है? मार्शल लॉ जब है तो पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई कर सकता है या वैलिडेट कर सकता है जब मार्शल लॉ इन फोर्स है। दोबारा देख लीजिए चाहे इसमें इसमें क्या लिखा था कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई वाली बात होगी थी, कोई उनके जो एक्ट्स हैं या वैलिडेट भी कर सकता है, कोई सेंटेंस जो उस समय पास की गई है, कोई पनिशमेंट किसी को दी गई थी उस समय, तो वो सब भी वैलिडेट कर सकता है। एंड 33 में भी आपने देखा था कि पार्लियामेंट बाय लॉ। तो ये दोनों भी 33 और 34 भी पार्लियामेंट ही कर सकता है। एक और चीज जो है वो पार्लियामेंट कर सकता है, कोई भी लॉ जो प्रिस्क्राइब कर रहा है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पार्ट 3। जैसे आपने आर्टिकल 17 में हमने पढ़ा था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसमें हमने क्लियरली लिखा था कि वो पनिशेबल बाय लॉ है, ठीक है, पनिशेबल बाय लॉ है। तो इसके तहत जो एक्ट बनाया गया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो किसने बनाया? पार्लियामेंट नहीं बनाया। इवन आर्टिकल 23 24 में भी हम बॉन्डेड लेबर को बात करते हैं अबॉलिश करने की। इन सब में भी जो एक्ट्स बनाए हैं इमोरल ट्रैफिक को सप्रेस करने के लिए, ये सब भी पार्लियामेंट नहीं बनाए हैं। तो एक सिंपल सी बात है 35 में कि एक्सक्लूसिव पावर्स दी गई हैं पार्लियामेंट को कुछ कुछ चीजों के लिए, जैसे कि आर्टिकल 16(3) रेजिडेंस अगर रिक्वायरमेंट करना है किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, चाहे वो स्टेट की भी क्यों ना, तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है। किसी और कोर्ट को वो पावर्स देना जो सुप्रीम कोर्ट के पास है रिट इशू करने की, वो भी, लेकिन अभी तक नहीं किया पार्लियामेंट ने। आर्टिकल 33 यानी कि फोर्सेस के जो राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाता है तो वो भी सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। मार्शल लॉ जो फोर्स में है उस समय किए गए एक्ट्स को इंडेमनीफाई करने के लिए या फिर उस समय दी गई पनिशमेंट्स वगैरह को वैलिडेट करने के लिए भी जो अगर कोई एक्ट बनाएगा तो वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। और कोई भी ऐसे लॉ जो पार्ट 3 के अंडर ऑफेंस किए जाए और उसके लिए कोई पनिशमेंट देनी है तो उसके लिए भी सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है। उसके तहत हमने एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जिसको हमने पनिशेबल ऑफेंस बना रखा है, बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश करने का, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एंड सो ऑन, कई सारे एक्ट्स पार्लियामेंट ने बना रखे हैं। तो ये हमारा इसके साथ खत्म होता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पार्ट 4 शुरू करेंगे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है स्टेट पॉलिसी के, उसको शुरू करेंगे।